यूक्रेन की ठंडी रातों में इस वक्त एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन यह सन्नाटा शांति का नहीं बल्कि रशिया के अगले होने वाले विस्फोट से पहले की बेचैनी का है। दरअसल युद्ध के मैदान में रशिया की आर्मी रेंगते हुए यूक्रेन की ज़मीन के अंदर प्रवेश कर रही है और पूरा यूरोप इसी डर से काँप रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में दोबारा वापसी के बाद उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि अमेरिका इस युद्ध को अब और ज़्यादा आगे लड़ना नहीं चाहता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यूक्रेन को फिर बचाएगा कौन? वहीं नई दिल्ली के दृष्टिकोण से ये सारे समीकरण एक आईने की तरह हैं जो क्लियरली ये संकेत दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते वादे पर नहीं बल्कि हथियारों पर टिके होते हैं। दरअसल यूरोप के इस वक्त सभी देश ओपनली ये बात कह रहे हैं कि हमें यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करनी है। कोई कह रहा है कि हमें नेटो की सेना यूक्रेन के अंदर भेज देनी चाहिए, वहीं कोई कह रहा है कि हमें रशिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस लगा देने चाहिए। तो वहीं कोई जो है कागज़ के ऊपर यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। वहीं रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी सिर्फ परछाइयाँ हैं जो अब धुंधली पड़ती जा रही है, क्योंकि इतिहास हमें कुछ इंसिडेंट्स ऐसे बताता है और वो हमें सिखाता है कि कागज़ पर दी हुई गारंटी कभी भी काम नहीं आती। दरअसल 1930s में यूके और फ्रांस ने मिलकर पोलैंड को सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करने की बात कही थी, लेकिन इस सब के बावजूद हिटलर ने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया था। वहीं 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम के अंतर्गत यूक्रेन की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेमोरेंडम साइन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। नई दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात यहाँ से क्लियरली निकलकर सामने आती है कि कागज़ पर दी हुई सुरक्षा कभी भी काम नहीं आती, बल्कि ज़मीन पर तैनात की गई बंदूकें और आसमान में लगाई गई मिसाइलें ही आपको सुरक्षा प्रोवाइड करती है। इस सब के बावजूद 2022 में रशिया को ये लगता था कि वो कुछ ही दिनों में यूक्रेन के ऊपर फतेह हासिल कर लेगा, लेकिन आज इस युद्ध को 3 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन यूक्रेन न सिर्फ रशिया को रोकने में कामयाब हुआ है, बल्कि यूक्रेन ने इस युद्ध में रशिया को बहुत भारी डैमेज भी पहुंचाया है। दरअसल इस सब का कारण क्या है? यदि आप इसको गौर से समझें तो यूक्रेन ताकत से ज़्यादा तकनीक से लड़ा है, क्योंकि जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के अंतर्गत ड्रोन और मिसाइलों ने रशिया की जो सी फ्लीट है उसको पीछे धकेल दिया और वो यूक्रेन के अंदर इन्वेड करने से रशिया कामयाब नहीं हो पाया। वहीं जो यूक्रेन के 2 बड़े ऑपरेशन थे, जिसको घोस्ट ऑफ कीव और दूसरा स्पाइडर वेब ऑपरेशन कहा जाता है, यूक्रेन ने इन ऑपरेशन के ज़रिए दिखा दिया कि कैसे छोटे छोटे ड्रोन के ज़रिए भी बड़े बड़े बमवर्धक विमानों को ध्वस्त किया जा सकता है। वहीं रूस के जहाज़ अब ओडेसा के अंदर प्रवेश करने से भी डरते हैं, क्योंकि वहाँ पर यूक्रेन ने रशिया के कई फाइटर जेट्स को ध्वस्त कर दिया है और इसीलिए अब इतना सब कुछ होने के बाद अब रशिया जो है अपने ही टेरिटरी के अंदर से यूक्रेन के ऊपर हमले करता है। यानी कि यूक्रेन रशिया के सामने बहुत छोटी मिलिट्री पावर होने के बावजूद 3 साल तक अपना डेटरेंस इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुआ है, और वो सब कुछ संभव हो पाया है सिर्फ तकनीक के दम पर, जो कि उसको यूरोप के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। दरअसल भारत के दृष्टिकोण से यदि देखें तो यहाँ पर किसी भी युद्ध का भविष्य जो है तकनीक के ऊपर टिका हुआ है। यानी कि जो भी देश, नई दिल्ली को यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि जो भी देश टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर होगा वही देश युद्ध में अपर हैंड रखने में कामयाब होगा और उसी को एज मिलेगी किसी भी बैटल के अंदर। दरअसल आज यूक्रेन ने मोर्चे के अंदर एक पूरा किल जोन स्टेब्लिश कर लिया है। किल जोन के अंतर्गत क्या होता है कि ड्रोन के ज़रिए आपको किसी भी लोगों के बारे में पूरा आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। दरअसल इसी तकनीक के ज़रिए जैसे ही रशिया के सोल्जर्स यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर प्रवेश करते हैं
तो वैसे ही इन ड्रोन्स के ज़रिए उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है यूक्रेन के द्वारा, और आर्टिलरी के द्वारा कुछ ही मिनटों के अंदर रशिया के जो सैनिक है वो मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। और रूस जो है अब ज़मीन जीतने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री को इस युद्ध के अंदर इंगेज करना पड़ रहा है, और हर ज़मीन के टुकड़े को जीतने के लिए रशिया को आज खून की नदियाँ बहानी पड़ रही है। दरअसल यूक्रेन ने अपने यदि इस स्किल जोन को और ज़्यादा फैलाने में कामयाब होता है तो रशिया को यूक्रेन के अंदर और ज़्यादा पेनिट्रेट करना लगभग असंभव हो जाएगा। और यहाँ पर नई दिल्ली के लिए एक संकेत बिल्कुल साफ निकल कर सामने आता है कि दुश्मन को इस कदर थका दो कि वो हमला करने के लायक ही न रहे। इस पूरे युद्ध से एक चीज़ सीखने को मिलती है दिल्ली को। लेकिन इस मोड़ पर सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन अकेला ये सब कर पाएगा? और इसी के लिए यूरोप जो है उसके पास पैसा भी है, हथियार भी है और तकनीक भी है, और इसीलिए सारी यूरोपियन कंट्रीज एकजुट होकर यूक्रेन को ये सभी चीज़ प्रोवाइड करने के लिए लगी हुई है, और वो इसके लिए कमिटेड है। और उनकी कोशिश है कि यूक्रेन की जो वेपन इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और तकनीक प्रोवाइड की जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्केल के ऊपर ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और यूरोपियन स्काई शील्ड ये यूक्रेन बनाने में कामयाब हो जाए। क्योंकि आज के समय में ये सब हथियार नहीं बल्कि आपके अस्तित्व की ढाल है, और जिसके पास भी F-16, स्टॉर्म शैडो और ATACMS जैसे हथियार हैं वही आज की तारीख में सर्वाइव करने की स्थिति में होगा। और भारत यहाँ से न सिर्फ देख रहा है बल्कि एक गहरी सोच के अंदर डूबा हुआ है कि क्या उसे भी अपने लिए स्काई शील्ड बनाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। दरअसल कई सालों की इस जंग ने एक चीज़ क्लियरली इस्टेब्लिश कर दी, और वो ये कि सुरक्षा की गारंटी सिर्फ वो है जो ज़मीन के ऊपर दुश्मन को आपके देश की सीमा के अंदर घुसने से रोक सके। अदरवाइज मीटिंग्स और आश्वासन और वादे ये सिर्फ राजनीति है। दरअसल रूस को सिर्फ एक ही कंडीशन पर रोका जा सकता है, और क्या यूक्रेन के पास रशिया को रोकने के लिए वो कैपेबिलिटीज़ हैं, और क्या उसके पास वो हथियार हैं, और क्या उस मात्रा में है जो रूस को यूक्रेन के अंदर घुसने से रोक सकता है। क्योंकि पूरे वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज एक बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, उनको इस बात का पूरा रियलाइजेशन है कि यदि रूस के द्वारा यूक्रेन का किला ध्वस्त कर दिया तो उसके बाद रशिया की दस्तक यूरोप के हार्ट में होगी। और यूरोप का ऐसा मानना है कि यदि ये युद्ध यूक्रेन से निकलकर यूरोप के अंदर आया तो फिर ये पूरी दुनिया की लड़ाई बन जाएगी। और अंत में दिल्ली ये सब देखते हुए एक बात बहुत क्लियरली रियलाइज कर रही है, और वो ये कि इस सदी में सुरक्षा का नाम सिर्फ तकनीक है, और जिसके पास ये है वही बचेगा, बाकी सब इतिहास के पन्ने में गुम हो जाएंगे। आज के अंक में सिर्फ इतना ही। आपको इस एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।